नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल मैंने रात में एक वीडियो अपलोड किया था एमएसएसओ की प्रिपरेशन के लिए। तो वो वीडियो था सोशल वर्क मेथड्स, प्रिंसिपल, टेक्निक्स, अप्रोचेस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्लस जो मल्टीपल जो एमएसएसओ से रिलेटेड एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो था। तो आज जो है उसी क्रम में मैं काउंसलिंग के बारे में कि क्या होता है काउंसलिंग, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के जॉब में आपको काउंसलिंग की क्या टेक्निक्स, क्या प्रिंसिपल, क्या अप्रोचेस यूज़ करने होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस किया है। और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने कंटेंट बनाया है। कुछ कंटेंट मैंने इग्नू के बुक से लिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, कहीं से भी देखो। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी गाइड, इसका इसलिए नाम रखा कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमें समझना है कि क्या काउंसलिंग होता क्या है। ऐसे हिंदी में तो इसको परामर्श बोल देते हैं, बट परामर्श मतलब कि किसी को कोई चीज़ बता देना ही क्या काउंसलिंग है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो जो एक टेक्सचुअल मीनिंग है उससे ऊपर उठ के कुछ दूसरा मीनिंग है, वो समझने की ज़रूरत है। द टर्म हेल्पिंग and counseling are interchangeably used in the present society to denote any kind of assistance offered to other people in enabling them manage their adverse situation। तो काउंसलिंग का मतलब ये है कि जब कोई प्रॉब्लम में है बंदा और वो हेल्प की डिमांड कर रहा है आपसे, और आप एक ट्रेंड प्रोफेशनल इंडिविजुअल हो और उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, उस प्रॉब्लम से उसको निकालने में उसकी हेल्प कर सकते हो, तो ही उस पूरी प्रक्रिया को काउंसलिंग कहा जाता है। अदरवाइज़ वो एक हेल्प होता है। तो डिफरेंस हेल्पिंग और प्रोफेशनल काउंसलिंग में हेल्प क्या है, तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो। हेल्पिंग रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स गिविंग एडवाइस वाइल काउंसलिंग डज नॉट। काउंसलिंग में हम एडवाइस नहीं देते हैं, काउंसलिंग में बल्कि हम ये बताते हैं कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस है, या किसी सिचुएशन में अगर वो है या जाना चाह रहा है तो उसको बताते हैं कि इसके ये प्रोज हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू कैन ओवरकम विद दीज प्रॉब्लम्स, है ना। उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेस से ही उसको ये हम बताने की कोशिश करते हैं। देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सम हेल्पिंग रिलेशनशिप। हेल्पर माइट बी जजमेंटल बट काउंसलर कैन नॉट। मतलब जो हेल्प कर रहा है वो जजमेंटल हो सकता है, बट काउंसलर के अंदर ऐसा माना जाता है कि जजमेंटल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, प्रिजुडाइस नहीं होना चाहिए। हेल्पर में ऑफर सिंपैथी रादर देन एम्पैथी। जो कोई अगर आपका रिलेटिव है, कोई ऐसा हेल्प कर दिया, तो वो हर जगह आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपका नाम ले और बताए कि इन्होंने मेरा बड़ा हेल्प किया है। बट हेल्पर जो काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग में सिंपैथी नाम की चीज़ नहीं होती है, वहाँ होती है एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में बेसिक डिफरेंस ये है कि एम्पैथी में हमारा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और बीइंग ए प्रोफेशनल हम एक कोई भी केस है उसको डील करते हैं, और हमारा रिलेशन जो होता है क्लाइंट के साथ वो प्रोफेशनल होता है। बट सिंपैथी अपनों के साथ होता है, सिंपैथी में इमोशनल कनेक्शन होता है, एम्पैथी में नहीं होता है। नेक्स्ट है काउंसलर डू नॉट इम्पोज कंडीशंस और एक्सपेक्टेशंस अपॉन क्लाइंट वाइल अदर हेल्पर्स में एक्सपेक्ट देयर क्लाइंट्स टू बिहेव इन सर्टेन वेज। काउंसलर कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि जो क्लाइंट है वो हमारे बातों पे, कहे हुए बातों पे, या हमारे ही जो है कहे हुए रास्ते को ही अपनाए। वो सिर्फ सलाह ऐसे बता देता है कि ये गलत है, ये सही है, आपकी जो मर्जी। बट जो हेल्पर होता है वो इम्पोज करता है अपने आइडियाज़ को। काउंसलिंग इज़ अ रिलेशनशिप एंड इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग। यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग होती है, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होती है। आपको कम बोलना होता है, सुनना ज़्यादा होता है। एज काउंसलर वन पर्सन हेल्प्स अनदर पर्सन और अ ग्रुप। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एम्पावरमेंट। इट इज़ एन एक्टिविटी कैरिड आउट बाई ट्रेंड पीपल। हर कोई काउंसलिंग नहीं कर सकता है। इट इज़ गाइडेड बाई थियरीज अबाउट द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम एंड मेथड नीडेड टू हेल्प। मल्टीपल थियरीज हैं काउंसलिंग के, जिनके पढ़ने से, जिनमें ट्रेनिंग लेने से एक काउंसलर की पोजीशन मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी काउंसलर है तो वो उन बेसिक प्रिंसिपल, अप्रोच और टेक्निक्स के थ्रू हेल्प कर सके।
इट रिकग्नाइज दैट ईच पर्सन इज यूनिक विद यूनिक एक्सपीरियंसेस। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, यानी हर बंदा यूनिक है और उसकी यूनिक प्रॉब्लम है, तो उसको उसी के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही डील किया जाना चाहिए। काउंसलिंग इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स मैनेज एंड रिजॉल्व पर्सनल, साइकोलॉजिकल और सोशल चैलेंजेस। तो काउंसलिंग का यही अगर देखा जाए तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। मल्टीपल डेफिनेशंस हैं अलग अलग लोगों के, बट ओवरऑल सबका अगर क्रक्स निकालो तो यही निकल के आता है। इट इन्वॉल्व्स अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन अ ट्रेन्ड काउंसलर एंड अ क्लाइंट। हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ काउंसलिंग जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में है। मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग, गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग एंड एजुकेशनल काउंसलिंग। तो मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग में क्या होता है कि एक तो प्री मैरिटल काउंसलिंग होता है। बहुत सारे लोगों को शादी के बाद की क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, शादी करेंगे तो फिर हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ों को लेके जो प्रॉब्लम होती है, या कोई इलनेस है उससे कैसे जो है इलनेस के साथ आगे बढ़ा जाए शादी में, कहीं ऐसा ना हो कि इलनेस हमारे बच्चे में आ जाए। ये सारी चीज़ें जो है ना प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम लोग डील करते हैं, और मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग में भी यही सेम चीज़ें डील करते हैं। गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग, अगर कोई जो है करियर से रिलेटेड है तो उसमें करते हैं। रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग में मान लिया कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, हाल फिलहाल में एक केस आया था हमारे पास, वो बच्चा 12th पास था और PGDCA किए हुआ था, PGDCA नहीं, कंप्यूटर डिप्लोमा किए हुआ था, बट ही वॉज डेफ, मतलब डेफ था, उसको सुनने में और बोलने में दोनों में जो है असमर्थ था, तो डेफ एंड डम था, और उसके साथ साथ उसमें कुछ सिम्टम्स साइकोसिस के भी थे। ठीक है, अब हमारे पास आया, हमें साइन लैंग्वेज नहीं पता थी, ठीक है, और उसे भी प्रॉपर 100% साइन लैंग्वेज नहीं पता थी। तो ऐसे कंडीशन में चलो वो तो कम्युनिकेट करना मुश्किल हो रहा था, बट हमने एक जो है इंटरप्रेटर, जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं, उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने काफ़ी कम हद तक हमारा हेल्प भी किया। तो उसमें हमको क्या बताना है कि कहाँ पे इसको जॉब मिल सकती है इसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, इसको गवर्नमेंट के और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो मिल सकता है, ये सारी चीज़ें रिहैबिलिटेशन में आ जाएंगी। रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी बीमारी क्या है, बीमारी का दवा कब तक चलेगा, इसकी बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, कब आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, कब डॉक्टर से संपर्क करना है, क्या आपके करने से और क्या नहीं करने से मानसिक रोग बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में आ जाएंगी, उस फैमिली के साथ और उसके एनवायरनमेंट के साथ। सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग में भी सेम, जो हम उसकी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करते हैं, एमिटी करते हैं या ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, ये सब जो है सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग में आ जाएगा। और एजुकेशनल काउंसलिंग में तो आप समझते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई आगे कैसे अपना करियर फर्दर परस्यू करना चाहता है, उससे रिलेटेड। अदर टाइप ऑफ काउंसलिंग जो है इवेंट ओरिएंटेड काउंसलिंग, काउंसलिंग फॉर स्पेसिफिक इंटेंसेस, रिसेप्शन एंड इंटीग्रेशन काउंसलिंग, क्राइसिस काउंसलिंग एंड रेफरल काउंसलिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्राइसिस काउंसलिंग। कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम इसको क्राइसिस इंटरवेंशन भी कहते हैं, और ये क्राइसिस इंटरवेंशन 7 स्टेप्स मॉडल है। उसमें सबसे पहले होता है कि उसकी लिथैलिटी चेक करना। कोई भी बंदा क्राइसिस में है तो लिथैलिटी चेक करना, यानी कि वो कितना वल्नरेबल है, कितनी प्रॉब्लम में है, और ऐसा तो नहीं कि वो सुसाइड का प्लान कर रहा है या कोई जो है बड़ा स्टेप लेने की, नेगेटिव स्टेप लेने की प्लानिंग में है। और उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ हमारा रैपो बिल्ड हो। ये पूरी 7 स्टेप्स हैं, और धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम को हम फोकस करते हैं। तो क्राइसिस इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी को क्राइसिस काउंसलिंग कहते हैं। बट क्राइसिस काउंसलिंग से बढ़ के है क्राइसिस इंटरवेंशन। प्रमोशन काउंसलिंग, एडवर्स सेपरेशन काउंसलिंग, परफॉर्मेंस काउंसलिंग, प्रोफेशनल ग्रोथ काउंसलिंग, ये सब कुछ टाइप्स हैं। डेप्थ काउंसलिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसलिंग, ईटिंग डिसऑर्डर थेरेपी, ग्रीफ काउंसलिंग, आर्ट थेरेपी, म्यूजिकल थेरेपी। जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसलिंग। बहुत सारे लोगों को, जैसे बच्चा अभी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का हुआ, 6 मंथ का बच्चा बहुत कम ही होता है कि वो अपने आप बैठने लग जाए। ठीक है, सिटिंग हैबिट्स उसकी अभी नहीं वो सीख पाता है,
या बोलना नहीं सीख पाता है। बट कुछ लोग ओवर कंसर्न होते हैं, मेरा बच्चा बैठ नहीं रहा है, मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, अभी जो स्टार्टिंग के स्लैब्स होते हैं वो नहीं बोल पा रहा है। तो यहाँ पे डेवलपमेंटल काउंसलिंग भी हमें आनी चाहिए, डेवलपमेंटल स्टेजेस पता होने चाहिए, किस एज में क्या माइलस्टोन अचीव करता है बच्चा, उसकी नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। तो ये सारी काउंसलिंग भी इस चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसलिंग में होती है। ईटिंग डिसऑर्डर थेरेपी, ईटिंग डिसऑर्डर जो एक बुलिमिया नर्वोसा और एक टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर है, तो ऐसे कंडीशन में कैसे जो है डील करना है किसी भी इंडिविजुअल के साथ, डॉक्टर से कम मिलना है, कितनी काउंसलिंग की ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। और उसके बाद ग्रीफ काउंसलिंग, ग्रीफ काउंसलिंग मतलब जब कोई इंसान का सडन लॉस होता है, आफ्टर क्राइसिस जो क्राइसिस इंटरवेंशन होता है वो इंडिविजुअल के लिए बेसिक होता है, बट आफ्टर लॉस ऑफ एनी नियर डियर या लॉस ऑफ ह्यूज फाइनेंशियल प्रॉब्लम या डेप्ट काउंसलिंग के बाद भी एक आता है ग्रीफ काउंसलिंग, यानी जब बंदा कोई शोक में हो किसी वजह से, तो वो एक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं डापडा सबसे पहले डी आता है डिनाइल की, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद में आता है एंगर, फिर आता है वो बार्गेन करता है, फिर वो डिप्रेशन के फेज़ में आता है, एंड लास्ट में वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये प्रिंसिपल है और ये पूछा भी गया है बहुत बार, तो इसको याद कर लो आप लोग। उसके बाद में म्यूज़िकल थेरेपी, आर्ट थेरेपी है। तो आर्ट थेरेपी बहुत सारे जो है प्रॉब्लम में हम यूज़ करते हैं, मूड रिलेटेड डिसऑर्डर में। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर, एक इफेक्टिव काउंसलर के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? पर्सनल ग्रोथ में कमिटेड टू सेल्फ ग्रोथ, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल। बेसिक इंटेलिजेंस, सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके अंदर किसी की सोशल और इमोशनल समझ होनी चाहिए कि कोई कितना प्रॉब्लम में है सोशली, कितना इमोशनली, ठीक है। और खुद का भी इमोशनल कंट्रोल और सोशल कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे। एम्पैथी आपको बताया कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स प्रॉब्लम डीपली, या ऐसा कह सकते हो, एक जो सबसे ज़्यादा इसके लिए सेंटेंस यूज़ किया जाता है कि पुट्स योर लेग्स इन अनदर शूज़, मतलब आप अपने आप को किसी और के स्थान पे रख के सोचो, वो है एम्पैथी। एंड सिंपैथी है, अगर कोई बंदा क्लाइंट आया आपके सामने दुखी हो रहा है, आप भी दुखी हो जाओ, रो रहा है तो आप भी रोने लग जाओ, दैट इज़ सिंपैथी। तो हमें सिंपैथी से हमेशा दूर रखना है अपने आप को, एम्पैथी यानी एम्पैथेटिक रखना है अपने आप को। और एम्पैथी और सिंपैथी के साथ एक और चीज़ आता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनलिज्म में सबसे बाधा आती है ट्रांसफेरेंस का। ट्रांसफेरेंस क्या होता है? मान लिया जब एक क्लाइंट के साथ एक काउंसलर लगातार सेशन ले रहा है, 4 सेशन 5 सेशन हो गया, तो एक टाइम पे जो क्लाइंट है उसका क्लाइंट का जो है ट्रांसफेरेंस इशू यानी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होने लग जाता है, इमोशनल अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन बनने लग जाता है काउंसलर के प्रति, ठीक है। तो उस टाइम पे क्लाइंट का अगर काउंसलर के प्रति इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, पर्सनल बातें करने लग जा रहा है, काउंसलर के बारे में पूछने लग जा रहा है, तो दैट इज़ ट्रांसफेरेंस। बट अगर यही चीज़ काउंसलर का क्लाइंट के प्रति डेवलप हो जाए तो उसको काउंटर ट्रांसफरेंस बोलते हैं। तो इसको जो है काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए यही एम्पैथी की ज़रूरत होती है, सिंपैथी की नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में रेस्पेक्ट, क्लाइंट का रेस्पेक्ट करना है, जेन्युइन केयर करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट को हैंडल करने का, क्राइसिस को हैंडल करने की टेक्निक्स आनी चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड एंड ह्यूमर एक क्वेश्चन इस पर पूछा गया था, यूजेस ह्यूमर टू एलिवेट डिस्ट्रेसिंग फीलिंग, यानी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, अगर क्लाइंट रेपो बिल्ड नहीं हो पा रहा है तो कुछ आपको ह्यूमर भी यूज़ करना है। ह्यूमर में भी आपको लिमिटेशंस रखने हैं, ऐसा ना हो कि कुछ जो है गलत आप बोल जाएं। काउंसलिंग के गोल्स क्या होते हैं? असिस्ट क्लाइंट्स इन मैनेजिंग इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल चैलेंजेस, support in decision making and problem solving, promote personal development and self awareness, address psychosomatic symptoms like anxiety or sleep disorder, provide support during life transitions, यानी लाइफ में जब कोई बहुत बड़ा फेज या बदलाव आता है तो ऐसे टाइम में ब्रीफमेंट काउंसलिंग भी करते हैं, कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं, तो ये इसको ब्रीफमेंट और कैरियर रिलेटेड चेंज भी इसमें बोला गया है। रीजंस फॉर सीकिंग काउंसलिंग, क्यों ज़रूरत होती है, क्या कारण होता है? तो कॉमन चैलेंजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन एंड फोबियाज यानी मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंडीशन में, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है या जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो भी ज़रूरत पड़ती है। ट्रॉमा फ्रॉम वायलेंस और एब्यूज़, अगर किसी बच्चे के साथ एब्यूज़ हुआ है, चाहे जैसा हो, सेक्सुअल हो, फिजिकल हो
या किसी तरीके का नेग्लिज्म हो, तो उस कंडीशन में बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, या किसी इंसान मतलब एडल्ट को भी ज़रूरत पड़ सकती है। कोई मेजर ट्रॉमा के साथ भी, ट्रॉमा के बाद भी इश्यूज़ होते हैं, क्रोनिक इलनेस और डेवलपमेंटल क्राइसिस। कोर काउंसलिंग की कुछ थियरीज़ हैं, उन थियरीज़ को समझते हैं। पहला है साइको एनालिटिकल या साइको डायनामिक थेरेपीज़। तो ये किस पे फोकस करता है? फोकस जो करता है ये थियरी जो है ना, फ्राइड की थियरी है। दीज थेरेपीज एग्जामिन अनकॉन्शियस थॉट्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस दैट इन्फ्लुएंस करंट बिहेवियर एंड इमोशंस। सबको ये चीज़ बोला जाता है कि आपके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, यानी जो बचपन में आपके साथ कोई नेगेटिव या पॉजिटिव घटना हुई है, तो वो आप पॉजिटिव भले ही मत याद रखो, लेकिन नेगेटिव पूरे जीवन याद रखती है और रहती है। और वो नेगेटिव घटना जो है ना, आपको बार बार जब जब याद आता है तो परेशान करती है। तो इसी को साइको एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं? अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैन मैनिफेस्ट इन इमोशनल प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी। प्रोसेस क्या है? द थेरेपिस्ट हेल्प्स द क्लाइंट अंडरस्टैंड द अनकॉन्शियस रूट्स ऑफ देयर इश्यूज यूजिंग टेक्निक्स लाइक फ्री एसोसिएशन एंड रिफ्लेक्टिव एक्सप्लोरेशन। फ्री एसोसिएशन क्या है कि क्लाइंट को आप जो है बिल्कुल फ्री फील कराएं और उसको अलाउ करें वेंटिलेट करने के लिए। वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेशन बोलते हैं इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करने के लिए उसको फ्री छोड़ देना, उसको इतना फ्री कर देना, उतना इजी फील करा देना कि जिससे वो अपनी बात आपसे रख पाए। इसको सिगमंड फ्रायड ने बोला है कथारसिस। ठीक है, कथारसिस मतलब वेंटिलेशंस ऑफ इमोशन। प्रिंसिपल क्या है? चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर क्रूशियल, रिलेशनशिप्स इन्फ्लुएंस इंटरनल एक्सपीरियंसेस, इंसाइट इज नीडेड फॉर प्रोग्रेस एंड फ्री एसोसिएशन एड्स इन अनकवरिंग डीपर इशूज। बिहेवियरल थेरेपी में यानी माल अडेप्टिव फंक्शनिंग है अगर किसी भी इंसान में, या कोई भी ऐसा व्यवहार है जो टॉलरेबल नहीं है सोसाइटी में या कम्युनिटी में या फैमिली में, तो उस माल अडेप्टिव बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना और उसको अडेप्टिव बिहेवियर से रिप्लेस करना, इसको लर्न कराने में जो बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं वो प्रयोग में लाना। उसमें कुछ कुछ और भी प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। कभी कभी उसमें पॉजिटिव रिगार्ड भी देते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। तो ये सब टेक्निक्स हैं, ये डीपर टेक्निक्स है जो काउंसलिंग में रादर देन बहुत कम यूज़ होता है, बट वो फिर भी आपको पता होना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज़ में ये एम्फेसिस सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज हेल्प क्लाइंट रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ एंड मेक चॉइसेस इन द हेयर एंड नाउ। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में सिंपल सी बात है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होने की बात कही जाती है। ऑप्टिमिस्टिक होने की बात मतलब कि आप पहले अपनी प्रॉब्लम को ठीक करो। आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, घर में शादी हो रहा है, किसी रिश्तेदार की यहाँ किसी का जो है कोई मेजर लॉस हो गया है, कोई फंक्शन है, कोई डेथ हो गया है, उन सब चीज़ों को भी मत फोकस करो, पहले इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। तो ये एक आप ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का एक कोर कॉन्सेप्ट है। अब उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जो है रिप्लेस किया जाता है। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी बोलते हैं इसको। और पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी किसका है आप जो है बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसका है, या गेस्टाल्ट थेरेपी, एक्सिस्टेंशियल थेरेपी किसका है। तो ये सब ह्यूमनिस्टिक जो है अप्रोच पे बेस्ड है। प्रोसेस क्या है? इन्वॉल्व्स अ नॉन जजमेंटल सपोर्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट्स एक्सप्लोर देयर क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। प्रिंसिपल क्या फॉलो करते हैं? एम्फेसिस पर्सनल पोटेंशियल एंड सेल्फ अवेयरनेस, प्रोवाइड्स अ सपोर्टिव एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट, फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग चॉइसेस एंड पर्सनल ग्रोथ। स्टेजेस क्या है? सबसे पहला स्टेज है एस्टैब्लिशिंग रैपो। रैपो मतलब उसके साथ एक बेहतर रिलेशन डेवलप करना, पर्पसफुल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन। इतना ध्यान रखना हमेशा कि बहुत पर्सनल बातें नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट नहीं, यानी प्रोफेशनल रिलेशन आपको डेवलप करना है, ना कि पर्सनल। ठीक है, प्रोफेशनल रिलेशन, एम्पैथी, ये दो चीज़ होनी चाहिए। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। और उसके बाद फिर असेसमेंट एंड एक्सप्लोरेशन। जब आपका रेपो अच्छा हो जाएगा तो फिर आप असेस कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद कैसे सॉर्ट आउट किया जाए उसका गोल सेट कर सकते हो, फिर इंटरवीन करोगे एंड देन लास्ट में इवेल्युएशन करोगे कि कितना जो है इफेक्टिव रहा हमारा ये सेशन, कितना इफेक्टिव रहा हमारा इंटरवेंशन, एंड देन टर्मिनेट करोगे। स्किल्स क्या क्या होने चाहिए? एक्टिव लिसनिंग मतलब जब आप सुन रहे हो तो एक्टिवली आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नोट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप उससे जो है आप वो बोले जा रहा है, आप अपना
डेटा भर रहे हो, ऐसे टाइप का लगे। तो एक्टिव लिसनिंग जरूरी है। एम्पैथी बता ही दिया, कम्युनिकेशन मतलब उसके लेवल पे बात करना है, नहीं कि अगर वो पता लगे 10th पास है और आप बहुत हैवी जार्गन्स यूज़ कर रहे हो, या मान लिया वो पढ़ा भी नहीं है, जो है बिल्कुल नहीं पढ़ा है और आप बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस भी होना चाहिए। टाइप ऑफ काउंसलिंग देखा जाए तो अभी हमने बात कर ही लिया है, क्राइसिस काउंसलिंग यानी क्राइसिस इंटरवेंशन, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग, ग्रीफ काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग। ये इग्नू के ही बुक से लिया है हमने। तो इसमें देखो आप, प्रॉब्लम विच प्रॉम्प्ट पीपल टू सीक हेल्प, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें लोगों को मदद की ज़रूरत महसूस होती है। एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज़ में, HIV एंड एड्स में, फोबिया या ऑब्सेशन है कोई उससे रिलेटेड, डिफ़िकल्टीज़ एट वर्क, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, क्राइसिस सिचुएशन, ईटिंग डिसऑर्डर, ब्रीवमेंट, इश्यूज़ फ्रॉम द पास्ट, फेल्ड रिलेशन। तो ये इतने ऐसे ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जिसमें लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। कुछ PYQs हैं जो नेट एग्ज़ाम में आए हैं, कुछ और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हैं, वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ काउंसलिंग प्राइमरली फोकस्ड ऑन, ये फोकस किस पे करता है? रिजॉल्विंग पर्सनल एंड सोशल चैलेंजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है देख लेना, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। अभी मैं 10 क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा तो आप कहोगे अरे ये तो अगर पढ़ के गया होता तो शायद जो है 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाते, वो मैं एम्स का पेपर दिखाऊंगा आपको। सेकेंड है, काउंसलिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या है? अ प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट एंड सेल्फ डिस्कवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ काउंसलिंग, तो काउंसलिंग का गोल क्या नहीं है? डायग्नोजिंग फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन डायग्नोज करने का काम जो क्लिनिकल फील्ड के हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका है, हमारा नहीं। हमारा काम क्या है? प्रमोटिंग सेल्फ अवेयरनेस, सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजिंग क्राइसिस। काउंसलिंग एम्स टू हेल्प इंडिविजुअल, काउंसलिंग का एम क्या है? फील, थिंक एंड एक्ट इफेक्टिवली। द फर्स्ट स्टेज इन द काउंसलिंग प्रोसेस इज बिल्डिंग रैपो, रैपो बिल्ड करना, बेहतर एक प्रोफेशनल रिलेशन बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी क्लाइंट कुछ बता पाएगा आपको। द फाइनल स्टेज ऑफ काउंसलिंग इन्वॉल्व, फाइनल क्या है? टर्मिनेट करना, सेशन को बंद करना या ख़त्म करना। एक्टिव लिसनिंग इन काउंसलिंग रिक्वायर्स, एक्टिव लिसनिंग में क्या करते हैं? ऑब्जर्विंग बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज़। जो नॉन वर्बल क्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूछा कि आपका मन कैसा है, अब उसने कहा अच्छा है, लेकिन अच्छा है कहते हुए ये तो सब्जेक्टिव हो गया ना। अब सब्जेक्टिव के साथ आपको देखना है अफेक्ट क्या आ रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, वो दोनों रिलेट कर रहे हैं। वो फेशियल एक्सप्रेशन जैसे हम अच्छा है बोलते हैं उसी तरीके से है, या बहुत ही स्ट्रेस्ड है, ठीक है, बहुत ही टेंस्ड है, वो सारा चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, वाई इज़ एम्पैथी एसेंशियल इन काउंसलिंग। तो अभी हमने एम्पैथी और सिंपैथी के बारे में इतनी देर तक आपसे डिस्कस किया। टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द क्लाइंट्स फीलिंग। काउंसलिंग थियरीज, विच थियरी एम्फेसाइज अनकॉन्शियस थॉट्स एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। तो साइकोएनालिटिक थियरी में जो है हम फोकस करते हैं कि उसकी अनकॉन्शियस थॉट्स क्या है या अनकॉन्शियस डिज़ायर्स क्या हैं जो उसके करंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग। ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग क्या फोकस करता है? प्रमोटिंग पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सबको पता है, इवान पावलो। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस का प्राइमरी गोल क्या है? एक्सप्लोरिंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। विच अप्रोच एम्फेसाइज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करता है। अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच थियरी। तो अल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग थियरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग अभी आपने पढ़ाई। एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ, क्या करता है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निशन मतलब थॉट, परसेप्शन, रीजनिंग ये है, और बिहेवियर जो आपके कॉग्निशन में प्रॉब्लम होने की वजह से आपके बिहेवियर में दिखती है। तो हम देखते हैं कि आपके कॉग्निशन में एरर क्या है, कॉग्निशन में डिस्टॉर्शन क्या है, और उस डिस्टॉर्शन को फाइंड करके वहाँ करेक्शन करते हैं। देन बिहेवियर में जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है उसको कैसे एडेप्टिव बिहेवियर पे रिप्लेस करते हैं, ये पूरी व्यवस्था को CBT कहा जाता है। विच स्किल इज मोस्ट क्रिटिकल इन बिल्डिंग रेपो। तो एम्पैथी। व्हाट डज S इन सोलर स्टैंड फॉर इन एक्टिव लिसनिंग। तो S से होता है सिट स्क्वायरली विद द क्लाइंट। पैराफ्रेजिंग ड्यूरिंग अ सेशन हेल्प्स द काउंसलर टू अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्ट क्लाइंट इमोशंस विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। तो डायग्नोसिस जो है
काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। बाकी चीज़ें क्या है, एस्टैब्लिशिंग रेपो, गोल सेटिंग, इवेल्युएशन। साइलेंस इज इन काउंसलिंग इज यूजफुल फॉर गिविंग क्लाइंट्स टाइम टू प्रोसेस इमोशन। मतलब अगर आप साइलेंटली सुन रहे हैं तो आप एक बेहतर अगर लिसनर हैं तो उसकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, उसकी इमोशंस को उसे एक्सप्रेस करने में हेल्प कर पाएंगे। रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग फोकसेस ऑन फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज। ग्रीफ काउंसलिंग इज डिजाइंड फॉर, ग्रीफ काउंसलिंग इसके लिए कोपिंग विद लॉस एंड ब्रीवमेंट, जो मैंने बताया आपको डॉप्डा प्रिंसिपल जो यूज करते हैं, DABDA, वो यही ग्रीफ में यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ काउंसलिंग इज सुटेबल फॉर करियर ट्रांजिशन, यह है करियर काउंसलिंग के लिए। सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग डील्स विद, तो सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग जो है डिपेंडेंस चाहे जिस पे हो, चाहे अल्कोहल पे हो, ड्रग्स पे हो या किसी और सब्सटेंस पे हो, उसको उस वहाँ से निकालने के लिए हेल्प करता है। अब सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग जैसा कुछ बेसिकली होता नहीं है, होता है MET, मतलब मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी या मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, तो वो इसी को यहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग बोल दिया गया है। कभी भी हमें ये नहीं बोलना होता है कि दारू बहुत खतरनाक चीज़ है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हम उन्हीं से जब तक नहीं बुलवाएंगे तब तक वो छोड़ नहीं पाएंगे कि उनको तो उनके घर वाले बहुत बार बता चुके हैं। क्राइसिस काउंसलिंग टिपिकली एड्रेस, क्राइसिस किस पे एड्रेस करता है, इमीडिएट साइकोलॉजिकल इमरजेंसीज पे जो वो एड्रेस करता है। व्हाट इज द फोकस ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी किस पे फोकस करता है, प्रेजेंट अवेयरनेस एंड फीलिंग्स। गेस्टाल्ट थेरेपी किसका है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसका है, BF स्किनर। हु इंट्रोड्यूस द साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी, तो साइको सोशल डेवलपमेंट किसका है, एरिक्सन का है। साइकोसेक्सुअल किसका है, फ्रायड का है। फ्रायड्स स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इंक्लूड, तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस क्या, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। द की प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपीज, तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का जो की प्रिंसिपल है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। हु डेवलप्ड द थियरी ऑफ कंडीशनड इमोशनल रिएक्शन, कंडीशनड इमोशनल रिएक्शन वोल्फ का है। द मेन गोल ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज टू प्रमोट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्रू एम्पैथी। द रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, REBT, irrational beliefs are challenged by cognitive restructuring। cognitive restructuring मतलब जो irrational thought है, irrational decision making है या irrational thinking है, उसको जो है ठीक करना, उसको rational thinking से replace करना। Which technique is used in cognitive behavior therapy to challenge negative thought pattern, तो नेगेटिव थॉट पैटर्न को रोकने के लिए थॉट स्टॉपिंग बोलते हैं, उस शब्द को यूज़ करते हैं कि अगर ऐसा नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको स्टॉप करने की टेक्निक क्या हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द साइकोडायनेमिक अप्रोच, तो साइकोडायनेमिक अप्रोच के लिए अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे हम टारगेट करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टर्मिनेशन स्टेज इन काउंसलिंग, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, इवेलुएटिंग प्रोग्रेस। जब टर्मिनेट करने से पहले हम प्रोग्रेस को जो है इवेलुएट करते हैं कि कितना हमारा जो है इंटरवेंशन काम किया। इन विच स्टेज ऑफ काउंसलिंग डज द काउंसलर वर्क विद द क्लाइंट टू सेट एक्शनेबल गोल, ये गोल सेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू स्टेज 2 ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस टू एक्सप्लोर पैटर्न्स इन बिहेवियर, इमीडिएसी। विच फेज ऑफ काउंसलिंग involves encouraging clients to explore their emotions and reflect on their experiences, ये exploration phase। in which counseling stage do clients begin to apply new behaviors and coping strategies, action phase। which type of counseling focuses on helping clients adapt to physical disabilities or mental health challenges, ये rehabilitation counseling। career counseling help individual primarily with exploring career option and transitions। what is the primary goal of grief counseling, तो grief counseling का primary goal क्या होता है, helping individual accept loss and move forward। which therapeutic approach is primarily focused on self growth, self actualization and understanding of the here and how, तो इसमें है humanistic therapy। in substance abuse counseling the primary focus is on overcoming dependency and relapse prevention। एक चीज़ याद रखना इसमें, जब रिलैप्स प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम उसको रिलैप्स से बचने के लिए रिलैप्स प्रिवेंशन टेक्निक्स बताते हैं, ठीक है। और उन टेक्निक्स पे हमेशा ध्यान रखना ये कि जो जैसे सपोज़ करो अल्कोहल कोई ले रहा है, अगर उसको ज़बरदस्त क्रेविंग होती है तो उसको क्रेविंग मैनेजमेंट बोलते हैं। तो उस तलब को रोकने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं रिलैप्स प्रिवेंशन में काम करते हैं।
रिलैप्स क्या होता है कि लैप्स और रिलैप्स दो शब्द यूज होते हैं, एक होता है लैप्स, एक होता है रिलैप्स। लैप्स होता है कि सपोज करो कोई अंडर ट्रीटमेंट है और 4 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा है, बट तीसरे महीने में क्या हुआ कि उसके घर में कोई फंक्शन हुई और उसके दोस्तों ने प्रेशर डाला और उसने 1 पैग या 2 पैग ले लिया शराब का, ठीक है, और फिर उसके बाद में अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा और फिर से नहीं पिया, 2 महीने हो गए, तो ये लैप्स है। लेकिन अगर मान लिया उसी चौथे महीने या तीसरे महीने में उसने एक बार स्टार्ट किया, फिर वो फ्रिक्वेंटली स्टार्ट कर दिया, तो वो रिलैप्स है कंडीशन। एन इफेक्टिव काउंसलर शुड प्राइमरली बी, इफेक्टिव काउंसलर कैसा होगा, नॉन जजमेंटल एंड एम्पैथेटिक होगा। अ काउंसलर हु कंसिस्टेंटली रिस्पेक्ट द क्लाइंट्स ऑटोनॉमी एंड अवॉइड इम्पोजिंग पर्सनल वैल्यूज डिमॉन्स्ट्रेट, यानी अपनी जो है बातें उस पर थोपता नहीं है, अपने आइडियाज़ नहीं थोपता है, उसको ऑटोनॉमी देता है क्लाइंट को, तो ये इसको बोलते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। व्हाट ट्रेट इज एसेंशियल फॉर अ काउंसलर व्हेन वर्किंग विद क्लाइंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। सो कल्चरल सेंसिटिविटी, मतलब अगर कोई आप हो सकता है आप किस रिलीजन के हो, आपकी बिलीफ क्या है, इट डजेंट मैटर, बट अगर काउंसलर क्लाइंट की बिलीफ किसी दूसरे रिलीजन में है जिस रिलीजन के आप नहीं हो या दूसरे रिचुअल में है, तो उसके जो है कल्चर का, उसके बिलीफ का आपको रिस्पेक्ट करना होगा और वो संवेदनशीलता आपको बनाए रखनी होगी। विच इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काउंसलर ड्यूरिंग क्राइसिस इंटरवेंशन, तो एक्टिव एंगेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए। अ काउंसलर डिमॉन्स्ट्रेट वार्मथ एंड जेन्युइननेस थ्रो, वार्मथ एंड जेन्युइननेस कैसे आएगी, एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर द क्लाइंट्स नीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच इन साइकोथेरेपी, तो रीइंफोर्सिंग एडेप्टिव बिहेवियर्स। Which therapy involves a client's free expression of thoughts without filtering them to uncover unconscious patterns, इसको psychoanalysis बोलते हैं। Which therapy does the counselor act as an empathetic listener providing a safe space for self exploration, इसको person centered therapy बोलते हैं। person centered और client centered दोनों बोलते हैं। In the Gestalt approach the emphasis is on, Gestalt में क्या होता है, exploring immediate thoughts, feelings and actions। Which therapeutic model focuses on altering negative thought pattern to change emotional and behavioral responses, इसको बोलते हैं cognitive behavior therapy। In marriage and family counseling the counselor's primary goal is to, मैरिज और फैमिली काउंसलिंग में प्राइमरी गोल क्या होता है, प्रमोट कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। साइकोडायनेमिक काउंसलिंग हेल्प्स क्लाइंट्स एक्सप्लोर, साइकोडायनेमिक में क्लाइंट के बारे में क्या एक्सप्लोर करते हैं, अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। Substance abuse counseling can involve which of the following, helping client understand the underlying emotions, emotional values behind addiction। The key focus of child-centered therapy is to empowering children to express their emotion and thoughts। And in existential psychotherapy the counselor focus on, किस पे फोकस करते हैं, एक्सप्लोरिंग मीनिंग एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए, आपकी बेसिक थियरी हो गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ जो एम्स पटना का है और लेवल 7 का है। उसमें 10 सेक्शन अलग अलग थे, उनमें से एक सेक्शन काउंसलिंग का था जिसमें 10 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से गौर करना, ये क्वेश्चन है, हाउ कैन ह्यूमर बी यूज्ड बाय अ काउंसलर इन द काउंसलिंग प्रोसेस। देखो मैंने क्या बोला था कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ कराया है यहाँ पे आपको मिलेगा, टू ईज क्लाइंट्स फ्रॉम डिस्ट्रेसिंग फीलिंग्स, सेम क्वेश्चन मिला ना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ काउंसलिंग, करेक्टरिस्टिक और क्या है, हेल्प इंडिविजुअल टू रिजॉल्व और रिकॉग्नाइज हिज और हर डिफिकल्टीज विद अ मैक्सिमल डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशियंसी एंड सेल्फ कंट्रोल। यानी करेक्टरिस्टिक क्या है काउंसलिंग की, लोगों को हेल्प करना, उनको उनकी जो है जो सफिशियंसी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसका यूज़ करके। विच कॉन्सेप्ट इन द साइकोएनालिटिक अप्रोच, विच कॉन्सेप्ट इन द साइकोएनालिटिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग रिफर्स टू द एरिया बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, तो इसको सब कॉन्शियस बोलते हैं। इन स्टेज 2 ऑफ काउंसलिंग चैलेंजिंग स्किल्स आर यूज टू, ये सेम क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखा है, एनकरेज क्लाइंट्स टू डेवलप न्यू पर्सपेक्टिव। व्हाट इज द मैकेनिज्म इन विच द थेरेपिस्ट वर्क्स विद 2 people
हु शेयर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इसको कपल थेरेपी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी ट्रेट फॉर एन इफेक्टिव काउंसलर, जजमेंटल एटीट्यूड, जजमेंटल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव पूछा है, इसमें नॉट पूछा है। बेसिक इंटेलिजेंस जरूरी है, एम्पैथेटिक स्किल जरूरी है, कमिटमेंट टू पर्सनल ग्रोथ जरूरी है। ट्रांसफेरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोएनालिसिस रिफर्स टू, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि क्या होता है ट्रांसफेरेंस और क्या होता है काउंटर ट्रांसफेरेंस, ठीक है। तो इमोशनल अटैचमेंट क्लाइंट का काउंसलर के प्रति, ये है ट्रांसफरेंस, और फिर काउंसलर का क्लाइंट के प्रति हो जाए तो काउंटर ट्रांसफरेंस। तो द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू द काउंसलर एज इफ द काउंसलर वर द सिग्निफिकेंट फिगर फ्रॉम द क्लाइंट्स पास्ट। व्हाट आर द थ्री मेन अप्रोच ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के थ्री मेन अप्रोच क्या है, साइको एनालिटिकल, बिहेवियर एंड ह्यूमनिस्टिक, जो कि हमने डिस्कस किया था। इन द इंटीग्रेटिव अप्रोच in counseling practice, which approach aims to produce a conceptual framework that synthesizes the best of two or more theoretical approaches under the assumption that the outcome will be richer than either of the theories alone। तो इसको theoretical integration approach बोलते हैं, यानी जब कई थियरी का प्रयोग करके आप किसी क्लाइंट के साथ डील करते हैं तो उसको theoretical integration बोलते हैं। What is the style of therapy that uses techniques drawn from several different schools of thought, इसको एक्लेक्टिक थेरेपी बोलते हैं। एक्लेक्टिक थेरेपी मतलब कई सारी जो है थेरेपी को यूज़ करके किसी के साथ डील करना, किसी के साथ ट्रीट करना, तो उसको हम एक्लेक्टिक थेरेपी बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को काउंसलिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आई है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, दोबारा एक बार करा देंगे। इसके अलावा भी हमने पहले कराया हुआ है UPMS की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काउंसलिंग पे वीडियो है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जो कुछ बचा है मैं आगे HIV एड्स का जो टॉपिक डिस्कस करूँगा उसमें ज़रूर करूँगा, उसमें भी कुछ कुछ डिफरेंट काउंसलिंग के मेथड्स यूज़ होते हैं। मेथड तो नहीं अलग होता है, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट अप्रोच उसमें अप्लाई करना पड़ता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोग जितने भी वीडियोज़ अभी आ चुके हैं, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग इसको देखें और फीडबैक ज़रूर दें कि कैसा लगा आपको और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।